आप सभी का कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। देखिए, अभी तक हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी प्रस्तावना के बारे में और भाग 1 से लेकर 3 तक की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो आर्टिकल अपने 19 से 22 के बीच में, अर्थात कि स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको आर्टिकल भी बताए थे। जैसे कि 19 की बात करें तो हम वो जो आपके 6 लोकतांत्रिक क्या देता है, आपको स्वतंत्रता ही देता है। मैंने ये भी बताया था कि जो अनुच्छेद 19 है वो संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। मूल रूप से इसमें जो है 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक है जो संपत्ति का अधिकार, उसे वहां से हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार को हमने कहाँ बिठा दिया गया? आर्टिकल 300A के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स है 19 के अंदर ही। जैसे 19 का एक हो गया, मैंने आपको बताया था ए याद कर लो या एक याद कर लो, ठीक है, एक ही बात है। आर्टिकल 19 के अंदर कहा जाता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कि बोलने और अपनी राय रखने की आज़ादी। इसमें एक चीज़ और याद रखना, आर्टिकल 19 के अंदर ही एक प्रेस की स्वतंत्रता भी है, फ्रीडम टू प्रेस, और सूचना का अधिकार RTI भी इसके अंदर शामिल किया गया। फिर में हमने बताया था कि हम बात कर रहे थे आर्टिकल 19 के अंदर ही बी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बिना हथियारों के। आप कहीं पर भी जो है सभा कर सकते हो, उसकी आपको बिल्कुल आज़ादी है। फिर हम बात कर रहे थे, एक होता है आर्टिकल 19 का सी, ये जो आपको संघ और समिति बनाने के, अर्थात सीधे कहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बनाने को हक मिलता है, आपको संगठन बना सकते हो इज यू विश, ठीक है। आर्टिकल 19D में कहा जाता है कि भारत में आप कहीं भी जो है विचरण, अर्थात कि संचरण कर सकते हो, ठीक है, मूवमेंट। इसके आपको क्या है, पूरे देश में कहीं भी घूमने की जो है आपको आज़ादी देता है, ये आर्टिकल 19 है, ठीक है। 19E के अंदर कहा जाता है निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में आप बसने या रहने की आज़ादी आपको मिलती है, ठीक है। फिर अपने एक दिमाग में सवाल आता है कि सर फिर तो कश्मीर में, लद्दाख में, पाकिस्तान में, तो देखिए ऐसे सवाल हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आर्टिकल आएंगे। फिर हम बात करते हैं 19 के जी के अंदर, जिसमें कहा जाता है व्यवसाय, प्रोफेशन, उसकी आपको क्या दी जाती है? स्वतंत्रता। प्रोफेशन कैसे कि आप कोई भी पैसा व्यापार अपनाने की आपको क्या है? बिल्कुल खुली छूट है, आज़ादी है। अब ध्यान रखिए, ये आज़ादी जो है आपको असीमित नहीं है। ये क्या नहीं है? असीमित नहीं है, बल्कि देश की एकता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था, जो पब्लिक ऑर्डर के हित में सरकार इन पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे कि नहीं नहीं ये तो हमारा हक है, बिल्कुल ये आपका कानूनी हक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर बात देश की एकता की आती है, बात देश की सुरक्षा की आती है और लोक व्यवस्था की आती है, पब्लिक ऑर्डर के हित में, तो सरकार इन पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध भी लगा सकती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, क्लास देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पेन और कॉपी लेके अवश्य बैठे। क्यों? क्योंकि डीप पे पढ़ रहे हैं, लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिए, एग्जामिनर का यहाँ से सवाल उठाने का तरीका, वो आपसे ये भी पूछ सकता है आर्टिकल देख के कि इनमें से कौन सा मतलब आर्टिकल है जो मतलब देश की आज़ादी और सुरक्षा के, या आपको कुछ भी पूछ सकता है कि आप इन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं जा सकता। आप फिर बोलोगे संविधान तो हमें हक देता है, इन पर प्रतिबंध लग ही नहीं सकता। अगर मान लो एग्जामिनर ने ये आर्टिकल दे दी 19 वाला, ठीक है, और आपको बता दे कि क्या इन आर्टिकल जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, फिर आप बोलोगे कि हाँ संविधान जो है हमें जीने का हक देता है, तो ये आज़ादी जो है सीमित के लिए नहीं हो सकती है ना, देश की एकता। और उस वक्त तो आपको याद आ नहीं, आप यही बोलोगे कि प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये 6 जो आपके नियम बनाए गए हैं, जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, इसके अंदर अगर देश के हित की बात आ जाए तो पब्लिक ऑर्डर के हित में सरकार इन पर क्या लगा सकती है? उचित जो आपके प्रतिबंध लगा सकती है। फिर मैंने आपको 20 में बताया था अपराधों के लिए जो 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है इसके अंदर, मतलब कि ये अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन पर आरोप लगे हैं। मैंने क्या कहा था? आर्टिकल 20 मतलब अपराधियों के लिए, सीधी सी बात है। इसके अंदर सीधा सा याद रखो 3 इसमें सिद्धांत दिए गए, जैसे कि मान लो एक तो आ गया कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि का मतलब होता है कि अगर किसी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून को न तो तोड़ा हो, और सजा अगर मान लो हुई तो सजा भी उससे उतनी होगी जो कि अपराध के समय कानून में था, मैंने आपको बताया था। और दोहरे जो दंड से मुक्ति भी मिलती है इससे, अर्थात कि एक ही अपराध के लिए अपराधी को एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगा। और जो पहले वाला है उसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर
आपने जो है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर मान लो आज अब अभी प्रेजेंट का कानून है कि चोरी करने पर 2 साल की सज़ा, और मान लो आपको 1 साल जेल में रखा जाए और 1 साल बाद में कानून बदल दिया जाता है, कानून बदल दिया जाता है, चोरी की सज़ा मौत कर दी जाती है, फांसी, लेकिन आपको सज़ा केवल 2 साल की मिलेगी। क्यों? क्योंकि कानून अब बदला गया है। जब आपने चोरी की थी उस वक्त कानून क्या था तो वो मायने रखता है, ठीक है। तो कानून जो रहेगा वही रहेगा, उस वक्त का समय निर्धारित करेगा, ठीक है। तो याद रखना सजा भी उतनी होगी जितनी अपराध के जो है अपराध के समय कानून में था। और दोहरे दंड से मुक्ति, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तीसरा, इसके अंदर एक और नियम है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 20 का 3 हर बार पूछा गया है एग्जामिनर के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कौन से आर्टिकल में? तो याद रखना ये आर्टिकल पूछे जाते हैं। एक अपना महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आर्टिकल 21 के बारे में। याद रखिए, मैं आपका ये पूरा पिछली क्लास का रिवीजन ही करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी चीज़ें याद आ जाए कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। और आर्टिकल 21 सभी को पता है, प्राण और देह की स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें देखिए, ये सबसे विस्तृत जो है, आप इसको बोल सकते हो अनुच्छेद है, सबसे विस्तृत। कैसे? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसके व्यक्तिगत इसको आज़ादी से केवल कानून द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया है ये, और इसको किसी भी कीमत पर वंचित नहीं किया जाएगा। एक देखिए, एक केस आया था अपने, मैं आपको आराम से समझाता हूँ एक बार वापस। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 महत्वपूर्ण भी। एक केस आया था अपने 1978 के अंदर, 1978 के अंदर, जिसे हम बोलते हैं मेनका गांधी। ये एग्जाम में आता है, क्या आता है? मेनका गांधी। कौन सा केस आया था? 1978 में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा था कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, जो आपकी गरिमा है उसके साथ जीना है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ अधिकार शामिल किए गए थे, जैसे कि मान लो आपके हवा हो गई, प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट प्राइवेसी, स्वच्छ हवा हो गई, पानी हो गया, और निजता जो भी है, और मुफ्त जो है कानूनी सहायता और विदेश जाने का भी अधिकार आपको मिलता है इसके अंदर। लेकिन याद रखिए, आर्टिकल 21 केवल प्राण एवं दैहिक तो है ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो है ही है, लेकिन आर्टिकल 21 का ए जो है वो कहता है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के अंदर, 2002 के अंदर हुआ था। इसमें क्या होता है, जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, कितने हैं? 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, जो आपके चाइल्ड है, बच्चे, उनके लिए है जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो याद ध्यान रखना, आर्टिकल 21 में तो 21 में क्या है? प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन आर्टिकल 21 का ए, 21 का ए, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, एग्जामिनर पूछता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो जो क्या बन गया था, मूल अधिकार बना था कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, ये आपको याद रखना। 86 अमेंडमेंट 2002 ये है ना, ठीक है। तो 2002 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार बन गया था। क्या ये एक मूल अधिकार बना था 2002 के अंदर, ये भूलना मत, ठीक है। अब देखिए, फिर अपने एक एक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से बचाव, जो कि आपका आर्टिकल आता है 22 का। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन यहीं से वापस मैं बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल कौन सा है? 22, ठीक है। आर्टिकल 22 की बात करता है गिरफ्तारी के बारे में। जैसे ये अनुच्छेद जो है, गिरफ्तार कोई व्यक्ति है, ये उसको अधिकार देता है। कैसे? कि एक तो वो आपकी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। मान लो अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है, तो ध्यान रखना, ये उसका अधिकार है कि वो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। और एक सेकंड बात इसमें बताया गया है कि आप अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का भी आपको अधिकार मिलता है। इसमें तीसरी चीज और है कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इसमें यात्रा का जो समय है ना वो छोड़कर है, जो 24 घंटे है ना आपके पास में, इसमें जो आपके 24 घंटे हैं वो यात्रा का समय छोड़कर है। मतलब आपको जहाँ ले जाया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास में कहीं पे भी, ठीक है, जो यात्रा का समय लगेगा, मान लो आपको 1 घंटा लगेगा रास्ते के अंदर, तो वो समय हटा के
क्योंकि वैसे तो आपको 27 घंटे हो जाएंगे, 30 घंटे हो जाएंगे, तो वो नहीं है, उस समय को छोड़ करके 24 आवर के अंदर अंदर। ठीक है, समझ में आ गई। अब जैसे अपने जो, जैसे कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो आर्टिकल जो 352 है, कौन सा आर्टिकल है राष्ट्रीय आपातकाल का? 352 352 लगता है। तो सारे जो मूल अधिकार है वो क्या हो जाते हैं? निलंबित, ठीक है, हट जाते हैं, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। लेकिन दो आर्टिकल आपके ऐसे जो कभी खत्म नहीं होते। अगर मान लो जो आपके आपातकाल लग चुका है, तो ध्यान रखना खासकर बात ये, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो 20 और एक 21, ये जो दोनों आर्टिकल है ना, ठीक है, ये जो दोनों आर्टिकल है वो कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मान लो ये बताया जाता है कि ये कौन सी जो अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। ध्यान रखना, अगर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, तो सारे मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी सूरत हाल में निलंबित नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? अब देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा जो है, जो हमारा संविधान है ना, अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ से मतलब कि समाज के जो सबसे कमज़ोर जो तबके हैं ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं गरीबों और जो बेसहारा लोगों, और जो एक आता है अपने बच्चे, उनको सुरक्षा कैसे मिलती है संविधान से। तो देखिए, एक आपके जो है आर्टिकल्स आते हैं 24 और 23 और 24 इसमें बात की गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बात की गई है? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया है ना, ये आपको याद रखना है। अब तक हमने देखा था कि आज़ादी तो हमने पाली थी, लेकिन कई लोग जो है वो ताकतवर इंसान को जो है कमज़ोर, जो आपके कमज़ोर का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। कमज़ोर के जो ताकतवर इंसान होगा वो बेसिकली कमज़ोर का शोषण करेगा, तो वह आज़ादी तो बेकार हो गई ना। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जो है ये दो कड़े इसमें जो है आप बोल सकते हो, दो मतलब कि 23-24 जो अनुच्छेद है वो जोड़े थे। अब इसमें 23-24 में क्या है, तो देखिए आर्टिकल जो आपका 23 है ना, आर्टिकल 23 वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये अनुच्छेद इंसानों की खरीद खरीद अर्थात कि फरोख्त, ठीक है, और जो आपके मान लो उनसे जो है बिना पैसे दिए काम करवाने को पूरी तरह से क्या करता है? रोकता है, बैन करता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आर्टिकल 23-24 आपको याद रखने। एक तो सीधे से याद रखो कि इंसान की खरीद पर भी ये क्या करता है? रोक लगाता है। 23 सीधा सा मतलब है, एक इसमें बोला गया है कि जो आपके टेरिफ इन ह्यूमन अर्थात कि मानव दुर्व्यापार, मतलब कि पुरुषों और महिलाओं और बच्चों, इन तीनों को क्या करते हैं? वस्तु की तरह खरीदना या बेचना। मान लो जैसे कि जो आप बोल सकते हो वेश्यावृत्ति गुलामी है ना, तो उस पर क्या करता है? ये कानूनी अधिकार जो है आपको लगाता है, मतलब कि कानूनी अपराध है ये एक तरीके से। तो आपको 23 और 24 दोनों याद रखने। क्या बोलते थे इसको? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहली बात, खरीद पर, मनुष्य की खरीद पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। दूसरी बात, मानव दुर्व्यापार, पुरुषों महिलाओं बच्चों को वस्तु की तरह खरीदना या बेचना, ठीक है, तो कानूनी क्या है? अपराध है। एक इसी में शब्द आता है बेगार। क्या शब्द आता है? बेगार शब्द आता है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि बिना जो आपके पारिश्रमिक का मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। और मतलब कि पुराने समय में सामंत और जमींदार ऐसा करते थे, इसलिए ये आर्टिकल आया था। ठीक है, तो पुराने समय में जो सामंत और जो जमींदार ऐसा करते थे, जिसे अब संविधान ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। फिर अपने एक शब्द आता है संविधान के अंदर, बलात् शर्म। क्या शब्द आता है? बलात् शर्म। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना। इसमें आर्टिकल 23 और 24 के अंदर ये महत्वपूर्ण बातें लिखी गई, ये आपको याद रखनी। फिर ध्यान रखिए, इसका एक अपवाद भी है राज्य सरकार के तहत। केंद्र सरकार का नियम ये लागू होता है संविधान के तहत, लेकिन फिर एक इसका अपवाद निकलता है राज्य सरकार के तहत। कैसे? जैसे कि सार्वजनिक जो आपके उद्देश्य है, ठीक है, पब्लिक जो प्रपोज है, उनके लिए नागरिकों से अनिवार्य सेवा, कंपलसरी जो सर्विसेज है वो ले सकता है। जैसे कि मान लो सैन्य सेवा या समाज सेवा, इसके लिए सरकार जो है आपके बाध्य नहीं है कि वे पैसा दे रही है, ठीक है, और इसमें धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपने एक आर्टिकल आता है वापस 24 का। 23 आपको याद आ गया कंप्लीटली। अब देखिए 24 के बारे में। 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम।
उस पर रोक लगाता है। क्या लगाता है? सीधे से संबंधी। जो 14 वर्ष से बच्चे, 14 साल के, ठीक है, ये अनुच्छेद बच्चों के मतलब कि बचपन को जीने बचाने के लिए है। बच्चों के जो बचपन है उनको बचाने के लिए 14 वर्ष की आयु से जो किसी भी बच्चे को किसी कारखाने अर्थात कि फैक्ट्री या खान मान लो माइन होगी या अन्य किसी खतरनाक जो आपकी गतिविधि है उनमें जो है जो आपके काम पर नहीं लगाया जाएगा किसी भी सूरत हाल में, ठीक है, कहीं पर भी उनको काम नहीं लगाया जाएगा। और ये बार बार आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 24 ध्यान रखना, ठीक है। 14 मतलब कि आपके 14 से कम आयु के वर्ष के बच्चे को फैक्ट्री माइन या खतरनाक गतिविधियों में कौन सा आर्टिकल है जो काम करने से रोक लगाता है? 24 है। अब एक चीज याद रखें, यह अनुच्छेद बच्चों को गैर खतरनाक जो आपके सुरक्षित काम होता है ना, गैर खतरनाक बोलो तो जैसे अपने परिवार के खेत या दुकान पर हाथ बटाना, ये पूरी तरह से नहीं रोकता है। ऐसा नहीं है आप बोल दो कि मान लो कोई 14 साल का बच्चा है और वो खेत, उसके पिताजी बोलते कि चलो बेटा खेत में चलते, बोले नहीं पापा आर्टिकल 24 के तहत मैं कहीं पे काम नहीं कर सकता, ये कानूनन अधिकार है मेरा, ठीक है। तो वैसी चीज़ नहीं है। तो ये याद रखना है कि ये बच्चों को गैर खतरनाक, क्योंकि खेती है खुद की है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये वहाँ पे आपको खेत या दुकान पे जो आप उनका हाथ बिल्कुल पूरी तरह से बटा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह रोकता नहीं रोकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये जो शिक्षा का अधिकार भी है, और मैंने बताया था 21A के तहत, 21A के तहत मैंने आपको बताया था शिक्षा का अधिकार है, और ये क्या है? ये सर्वोपरि है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण एक कानून की बात करते हैं, जैसे कि संसद ने इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए, जो आर्टिकल आपके 24 है, इसको लागू करने के लिए बाल श्रम अर्थात कि प्रतिषेध और जो है नियमन अधिनियम लाया था एक, ठीक है, 1986 के अंदर। कब आया था एक अधिनियम? 1986 के अंदर, जिसे जो है 2016 में सख्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2016 के अंदर सख्त कर दिया। यह आया तो था 1986 के अंदर, आया तो था 1986 के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आप सोचो 1986 का उस वक्त का दौर और अभी प्रेजेंट का दौर थोड़ी अलग चीज़ें थी। 14 साल की क्या उस वक्त तो 12 साल के बच्चे, जब मान लो ऐसा लगता था ना कि ये तो यार बहुत बड़ा लड़का है, काम करना चाहिए, अब उसको नहीं पता कि इसका शरीर बड़ा है, वो उम्र से बहुत छोटा है, ठीक है, कभी कभी होता ना ऐसा, तो वो भी चीज़ें। तो 1986 के अंदर उतने जो कानून सख्त नहीं थे, लेकिन 2016 के अंदर इसे पूरी तरह क्या कर दिया गया? सख्त कर दिया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए, अब अपने जरा मैं आपको थोड़े से राजस्थान की आपको भूमिका समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लो पुराने जो समय था, पुराने समय में अपने राजस्थान के अंदर एक प्रथा थी जिसे हम बोलते हैं सागड़ी, ठीक है, क्या बोलते हैं? सागड़ी प्रथा, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं बंधुआ मजदूरी प्रचलित थी। क्या थी? बंधुआ मजदूरी क्या थी? प्रचलित थी। लेकिन सरकार ने, राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम लाया था सागड़ी निवारण। क्या लाया था? सागड़ी निवारण, ठीक है, ये आया था आपके 1961 के तहत। कब आया था? 1961 में तहत, ठीक है। याद रखना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी ना ये वाली चीज़ें भी समझ में आए, उसके साथ साथ अपनी राजस्थान की चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए और बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। राजस्थान सरकार ने सागड़ी निवारण जो अधिनियम लाया था 1961 के तहत, इसको क्या किया था? पारित किया था, और इसे परमानेंटली आपको क्या कर दिया था? गैर कानूनी क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। लेकिन ये अनुच्छेद जो 23 है ना, उसके उद्देश्य को जो है पूरी तरह जो है पूरा करता है। हमने आर्टिकल 23 के अंदर क्या पढ़ा था? ठीक है, मैंने क्या बोला था? बंधुआ जो आपके सागड़ी प्रथा आई थी वो कब आई थी? 1961 के तहत आई थी। जो आपके आर्टिकल 23 है ना, उसको पूरी तरह क्या करता है? उद्देश्य को पूरा करता है। जैसे कि मानव तस्करी, सागड़ी प्रथा में वही सिस्टम था, मानव तस्करी होगी, मैंने बताया था आपको, मानव दुर्व्यापार है, एक जो बेगारी की जो प्रथा होती है, ठीक है, मतलब कि बिना पैसे दिए काम करवाना जबरदस्ती, उसमें इससे क्या कर दिया था? संविधान बिल्कुल खत्म। फिर एक चीज आती है बलात् श्रम, मैंने बताया था आपको 23 के अंदर बलात् श्रम, तो वो भी इसी के तहत आती है। मैंने इसका एक ही चीज़ बताया था आपको, अपवाद राज्य सरकार के अनुसार, जैसे कि सैन्य सेवा, जो समाज सेवा, इसके लिए सरकार जो आपके लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सागरी प्रथा वाली बिल्कुल समझ में आ गई। फिर देखिए, अपने जो हम बात करते हैं ना, जैसे कि मान लो बंधुआ मजदूरी है, क्या है? बंधुआ मजदूरी, यह अधिनियम आया था आपके 1976 के तहत। कब आया था? जो बंधुआ मजदूरी है ना, ये लागू हुआ था। कब लागू? पूरे देश में लागू हुआ था 1976 में।
पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। 1900 बंधुआ मजदूरी कब लागू हुआ था? 1976 में हुआ था। याद रहेगी बात, ठीक है। एक बार वापस में बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपके 1986, लेकिन 2016 में इसको कर दिया, सख्त कर दिया था। राजस्थान में वैसे जैसे ये चल रही थी वैसे अपनी सागड़ी प्रथा थी, बंधुआ मजदूरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक। फिर सरकार ने सोचा है कि ये तो गलत हो रहा है, इसलिए सागड़ी प्रथा जो निवारण अधिनियम लाया गया था 1961 के तहत, जिसे जो आर्टिकल 23 के उद्देश्य को पूर्णतः पूरा करता है, ठीक है। हमने आर्टिकल 23 पूरा पढ़ा था। फिर अगर हम और इफेक्ट की बात करें तो ये भी एक फैक्ट है कि बंधुआ मजदूरी जो है अधिनियम वो 1976 के तहत क्या हुआ था, पूरे देश में लागू हुआ था। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना कि जो अपने देश में पूरी तरह लागू कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक अपने वापस एक आपके आर्टिकल आते हैं 25 से 28। कौन से आते हैं? 25 से 28, ठीक है। अब देखिए ये क्या बात करता है? ये बात करता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल आते हैं 25 से 28। ये आपको बिल्कुल पूरी तरह याद करना है। जैसे 23-24 में मैंने बताया था क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21A वो भी याद करना, आर्टिकल 22 याद करना। ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है। मेनका गांधी केस कब आया था? 1978 के देता आया था, इसलिए आपको सारी चीज़ें क्या करनी, याद करनी। अब देखिए राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आर्टिकल आता है 25 से 28 के तहत। मतलब कि अब हम जो इंसान के जो अंतर्मन है ना, उसकी आस्था, हम उसकी बात करेंगे कि उसको भी क्या आज़ादी मिल सकती है, तो बेसिकली मिल सकती है। तो देखिए आर्टिकल जो अपना 25 है ना, केवल 25, वो क्या कहता है? वो कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब कि ये अनुच्छेद हर व्यक्ति को निजी तौर पर यह हक देता है। क्या देता है? निजी तौर पर यह हक देता है कि वे किसी भी धर्म को माने या न माने। तो आर्टिकल 25 में सीधी सी बात है, अंतकरण मतलब आप अपने मन में किसी भी भगवान, किसी भी शक्ति को मानने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक की पूजा करनी है, आप अपनी इच्छा के मालिक है, ठीक है। आप अपनी मर्जी के क्या मालिक है। अंतकरण की स्वतंत्रता अर्थात कि आप अपने मन में किसी भी भगवान शक्ति को माने। एक चीज और है कि मानने और आचरण करने और प्रचार करने का भी आपको अधिकार है। 25 के तहत क्या है? मान लो आपको एक तो मान सकते हो कौन से भगवान को, कौन सी शक्ति हो, मर्जी आपकी। एक आप आचरण, एक आप प्रचार, किस धर्म का प्रचार करना। आप अपने जो है धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हो, उसके मतलब सिद्धांतों का प्रचार भी कर सकते हो। अगर हम इसके एक चीज बात करें ना आर्टिकल 25 में, तो आपको एक चीज और याद रखनी, यह भी जो मैंने बताया वो याद रहे ना रहे, ये चीज याद रखनी कि आर्टिकल जो 25 है वो जो सिख होते हैं ना, सिख समुदाय, सिखों द्वारा कृपाण, जो आपके कृपाण होता है उसको धारण करना और उसको लेकर चलना, ये अनुच्छेद 25 के तहत ही मूल अधिकार है। तो इसमें 25 में मुख्य शब्द आता है कृपाण। क्या आता है? कृपाण, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है और ध्यान रखना ये क्या है कि मूल अधिकार है उनका। क्या है ये? उनका मूल अधिकार, ठीक है। एक जो मैंने पूछता आर्टिकल मान लो 25 ना पूछे तो भी पूछ सकता है कि सिखों द्वारा कृपाण दान करना, उसे लेकर चलना किस आर्टिकल के तहत है? तो 25 के तहत है। एक चीज याद रखना, वो ये भी पूछ सकता है, मूल अधिकार है, ये भी आपको याद रखनी। अब देखिए लेकिन इसके अंदर सीमा भी है। सीमा कैसे? धर्म के नाम पर जो है आप सामाजिक जो व्यवस्था है ना और स्वास्थ्य, और एक होती है नैतिकता, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको छूट दी गई है, स्वतंत्रता है आपको, लेकिन अपनी लिमिट में। जैसे नहीं आप सीमा ही खत्म कर दो, तो आपको सीमाएं आपको बिल्कुल निर्धारित है कि आप धर्म के नाम पर सामाजिक जो व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, नैतिकता होगी, इसको आप जो क्या खंडित नहीं कर सकते, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 25 के बाद में एक आर्टिकल आता है आपके 26। कौन सा आता है? 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों की जो है आपको प्रबंधन की सुविधा, आपको स्वतंत्रता देता है। जैसे मैनेजमेंट, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। अनुच्छेद 25 का जो व्यक्तिगत था, अनुच्छेद 25 आर्टिकल क्या था? व्यक्तिगत था। जबकि अनुच्छेद जो आपके 26 है ना वो सामूहिक है। 25 में क्या है? व्यक्तिगत। मैंने क्या बोला था? व्यक्तिगत अर्थात स्वयं हो गया ना अकेला, कि आप कहीं पे जा सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, है ना, तो वो चीज़ है। लेकिन 26 क्या है? वो एक सामूहिक है। सामूहिक अर्थात कि ग्रुप का अधिकार है। ग्रुप का अधिकार ऐसे हो गया, यह आपको धार्मिक संप्रदाय होते हैं ना, जैसे मान लो कोई ट्रस्ट हो गया, कोई संस्था हो गई, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारे, उसको बनाने और उनकी देखरेख करने और संपत्ति का अधिकार रखने को देता है ये आपको, ठीक है। तो 26 उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
फिर हम बात करते हैं 27 का आर्टिकल आता है। कौन सा आता है? ये तो धर्म के बारे में, ठीक है, ये आप याद रख लेना, धर्म के बारे में। फिर एक आर्टिकल आता है आपके 27। 27 क्या कहता है? 27 कहता है धर्म के अभिवृद्धि के लिए कारक, अर्थात कि ये बात करता है टैक्स की, धर्म में है ना, ये बात करता है टैक्स की। टैक्स कैसे? अब देखिए, मतलब कि जो राज्य सरकार है वे किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। सीधी सी बात है, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल किसी मान लो खास धर्म उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाना हो। एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ सिर्फ जो टैक्स है ना, टैक्स पर रोक है, यहाँ सिर्फ टैक्स पर रोक है। अब बात करते हैं हम, इसमें एक चीज़ आती है फीस। क्या आती है? फीस, ठीक है, शुल्क। तो फिर क्या उस पर भी रोक है? नहीं। मंदिरों में जैसे कि मान लो मंदिरों में तीर्थ यात्रियों से सुविधा के लिए जो ली जाने वाली जो एंट्री होती है ना, एंट्री फीस, वो ली जा सकती है, ठीक है, तो फीस बिल्कुल ली जा सकती है। 27 के बाद में आर्टिकल आता है आपके एक 28, अंतिम में ये है, ठीक है। तो 28 को देख, 28 बात करता है धार्मिक शिक्षा की। धार्मिक शिक्षा की यह अनुच्छेद बताता है कि शिक्षण जो संस्थानों में धर्म की पढ़ाई होगी या नहीं होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट है, तो ये आपको थोड़ा मैं डीप में जाके समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो अनुच्छेद 28 वो कहता है ना, वो कह रहा है कि ये अनुच्छेद बताता है कि शिक्षण संस्थानों में धर्म की पढ़ाई होगी या नहीं होगी। तो इसमें पॉइंट है, पॉइंट कैसे? जैसे मैंने 2 पॉइंट दिए। एक तो दिया गया है पूर्णतः सरकारी संस्थान, मतलब पूर्णतः जो सरकारी संस्थान है या कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो पूर्णतः सरकारी है उनमें क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो सरकार पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज है सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान, यहाँ बात बताई गई है कि यहाँ जो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन किसी भी छात्र को उसमें जो है बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब आप सरकार से जो है सहायता के तहत संस्थान प्राप्त कर सकते हो, जैसे प्राइवेट स्कूल वाला सिस्टम है, ठीक है, सरकार से सहायता के तहत प्राप्त जो संस्थान आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी छात्र को उसमें बैठने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? यहाँ तक एकदम क्लियर हो, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28। अब देखिए, अनुच्छेद 25 में प्रचार करने का अधिकार तो ही है, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को जो लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो कहता है ना धर्म परिवर्तन, तो आर्टिकल 25 के तहत ही आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जबरदस्ती नहीं होगी, लालच या दबाव भी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था 1977 के अंदर। कब आया था? 1977 के अंदर आया था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्नी लॉस, ठीक है। वो केस आया था 1970 में, और उन्होंने ये साफ कहा था, उसी वक्त कहा था 1977 में, जब ये केस आया था कि लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार बिल्कुल आपको नहीं है, और इसके अंदर शामिल भी नहीं है, ठीक है, मतलब संविधान के अंदर शामिल भी नहीं है। अब देखिए 28 होगा, उसके बाद में एक आर्टिकल आता है अपने 29 और 30। ये मस्त है, ये बात करता है अपनी संस्कृति की। क्या बात करता है? अपनी संस्कृति की, या आप बोल सकते हो संस्कृति और शिक्षा की, या बोल सकते हो आप शिक्षा की। आप समझिए कि भारत एक गुलदस्ता है। क्या है? गुलदस्ता, जहाँ अलग अलग भाषा और संस्कृति के फूल है। भारत क्या है? कि गुलदस्ता, जहाँ मतलब कि अलग अलग संस्कृति के फूल है। जो बहुमत है ना, मेजोरिटी के बीच अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कहीं दब नहीं जाए, इसलिए 2 अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? अगर मान लो बहुमत है, देश में बहुमत है वैसे भी मेजोरिटी का, लेकिन उसके बीच अल्पसंख्यक है ना जो माइनॉरिटीज, वो कहीं दब नहीं जाए, इसलिए सरकार ने इसलिए ये 2 अधिकार दिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है, ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, भूलना मत। आर्टिकल अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत में किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को किसी भी मतलब जो आपके सेक्शन होते हैं उसको अपनी जो विशिष्ट भाषा, जो लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट है या संस्कृति, जो कल्चर है, उसे बनाए रखने का पूरा पूर्णतः अधिकार है। ध्यान रखना, किसी भी मतलब अनुभाग सेक्शन में लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट, संस्कृति, कल्चर, उसे बनाए रखने का पूर्णतः आपको अधिकार है। खास बात यह है कि इसके अंदर अगर हम और देखें तो आर्टिकल 29 वाला, 29 में जो अल्पसंख्यक शब्द है ना, अल्पसंख्यक शब्द के साथ साथ नागरिकों के अनुभाग शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह होता है
कि ये जो अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक अर्थात कि मेजोरिटी उनको भी अपनी भाषा बचाने के लिए वो भी ये अधिकार आपको 29 वाला प्राप्त है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को ही नहीं, आर्टिकल जो 29 है वो मेजोरिटी के लिए भी है लेकिन अल्पसंख्यक के लिए। अब देखिए किसी भी जो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है ना उनमें केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश जो एडमिशन है उससे जो है इन्हें नहीं रोका जाएगा। पॉइंट यह है। अब देखिए फिर एक आर्टिकल अपने 30वां है। 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, मतलब कि सीधी सी बात है, सभी को पता ही होगा, शायद नहीं पता तो सुनो। ये अधिकार विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक है ना उनको जो है धार्मिक भाषाई के लिए, जैसे कि मान लो अल्पसंख्यक जो समुदायों को अपनी पसंद के जो शिक्षण संस्थान है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको खोलने और उनका जो प्रशासन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चलाने का अधिकार देता है। समझ में आएगी बात? हाँ, मेरे हिसाब से भी एग्जाम में प्रश्न आया ही था, आप फिर पेपर उठा के देख लेना। ये पर आर्टिकल जो 30 है ना ये पूछा ही गया था, आर्टिकल 30 पूछा ही गया था कि अल्पसंख्यकों वाला एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है ना उनके लिए ये पूछा गया था। अब देखिए सरकार की इसमें कुछ भूमिका रहती है आर्टिकल 30 के तहत। वो ये रहती है कि सरकार जो इन संस्थानों को जो है सहायता जो है आप बोल सकते हो ग्रांट देते समय इस आधार पर जो है भेदभाव भी नहीं करेगी और किसी भी अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका किसी भी तरीके नहीं करेगी भेदभाव। अब देखिए आर्टिकल जो 31 है, मैंने बताया था 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। क्यों, हम आगे चल रहे हैं तो याद रखना आर्टिकल 31 में पहले था, 31 में क्या था, 31 में था आपके संपत्ति, क्या था, संपत्ति था। प्रेजेंट में कहा है, प्रेजेंट में यह है। अंडरस्टैंड? कब हुआ तो वो भी याद रखिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, याद रहेगा। क्या ये मूल अधिकारी की सूची में है? नहीं, तो मूल अधिकारी की सूची से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। एक बार वापस बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्टिकल जो 31 है ये एक संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो उस वक्त कितने थे मूल अधिकार? 7। प्रेजेंट में कितने हैं? 6, वर्तमान में 6। तो देखिए अब ये कहाँ है तो ध्यान रखना, अब ये भाग आपके 12 में, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता तो आप लिखिए, ठीक है, भाग कहाँ है? 12 में, ठीक है, अनुच्छेद 301 के तहत ये अब क्या है तो ध्यान रखना ये एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार, ठीक है, याद रहेगा क्या है विधिक अधिकार, मतलब कि लीगल राइट, मतलब कि लीगल राइट होता है यानी सरकार कानून बनाकर जो आपकी जमीन है वो ले सकती है, लेकिन अब ये पूरा जो है आपका ये अब जो है मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, यानी कि लीगल राइट का मतलब होता है यानी सरकार जो है कानून बनाकर आपकी जमीन ले सकती है, लेकिन अब ये आपका जो है मूल अधिकार नहीं रहा है, ठीक है। अब चलते आगे तो देखिए भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक जो शब्द है उसको कहीं भी परिभाषित आप बोल सकते हो डिफाइन नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? डिफाइन नहीं किया है। संविधान केवल 2 आधारों पर अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता देता है। संविधान केवल 2 आधार पर, 2 आधार होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया अपनी भाषा, ठीक है, एक होगी भाषा, एक होता है उनका धर्म, एक क्या होता है उनका धर्म। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान में जो पहली चीज तो आप ये रखना, या आप ऐसा समझो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जो हम ये याद रखते हैं ताकि कभी हम किसी बात के लिए बैठे कहीं दोस्तों के बीच में या कहीं बड़ों के बीच में भी तो भी ऐसे कुछ शब्द आता है फिर हम जिदने लगते हैं, इसलिए वो भी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान के अंदर जो अल्पसंख्यक जो शब्द है उसको कहीं भी परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है, केवल 2 आधारों पर उनको अल्पसंख्यकों को क्या दी गई है, मान्यता दी गई, एक धर्म हो गया, दूसरा आपके भाषा हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर एक आर्टिकल आता है आपके याद रखना 32, और जैसे कि मैंने पहले कहा था 32 तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब तक आपने लिख दिया होगा, ये हटा दिया जाता है। अब देखिए आर्टिकल आता है आपके 32, कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल आता है 32। 32 क्या कहता है?
तो 32 मैंने पहले बताया था, इससे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 क्या कहता है कि अधिकारी जो है कितने भी बड़े क्यों ना हो, कोई अधिकारी कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं हो तो वो बेकार है। अधिकारी चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर उनको कोई बचाने वाला नहीं है ना तो वो बेकार है। तो अनुच्छेद वही है, वही क्या आपकी गारंटी है जो आपके अधिकारों को हकीकत बनाती है। ठीक है, अधिकार हमें दिए गए, बहुत बड़े बड़े दिए गए अधिकार तो, लेकिन अगर उन्हें बचाने वाला भी तो होना चाहिए। तो ध्यान रखना, बचाने वाला कौन है? आर्टिकल 32 है। 32 क्या देता है? गारंटी देता है। तो ध्यान रखना, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा था? इसे आत्मा, आत्मा भी कह सकते हो आप, हृदय भी कह सकते हो। ठीक है, आत्मा और हृदय का था। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा का था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे मूल अधिकार शून्य है, जीरो है, इसलिए कहा था। तो ध्यान रखना, अगर पूछे कि क्यों कहा था इसको 32 को, तो ध्यान रखना क्योंकि इसके बिना सारे मूल अधिकार क्या है? शून्य, जीरो है। क्यों? क्योंकि ये नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। क्या जाने का हक देता है? तो ध्यान रखना, अगर मान लो आपके कहीं भी मतलब मूल अधिकार को हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। ठीक है, याद रहेगी चीजें। अब देखिए इसके अंदर क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट का ना, आप ऐसा समझो 5 राइट दिए गए, 5 राइट, आप ऐसा समझो 5 जादुई शक्तियां दी गई। जब आपके अधिकारों का हनन होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के जो राइट है, जो जादुई शक्तियां, उनके तहत आदेश जारी करती है, जिन्हें हम बोलते हैं रिट। क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। अब देखिए 5 प्रकार के कैसे, तो 5 प्रकार की, 5 प्रकार आपको याद ही रखने। मेरे हिसाब से साहित्य भूलोगे अगर आप ढंग से देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके सामने पूरे आर्टिकल जो डिफाइन कर रहा हूं। अब देखिए, एक होता है हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार की है, तो ध्यान रखना। एक होता है बंदी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पूरा ही लिख देता हूं मैं, फिर आप बोलोगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि से शरीर प्रस्तुत करो। 5 प्रकार की रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ध्यान रखना। 5 प्रकार की क्या है? रिट। ठीक है, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब से शरीर प्रस्तुत करो, सीधी सी बात। मतलब फिर आपको मैं इसका डिफाइन कर देता हूं। से शरीर प्रस्तुत करो, अगर किसी को अवैध रूप से, मान लो अवैध रूप से जेल में डाल दिया जाता है, तो मान लो कि कोर्ट जो है उसे सामने पेश करने का आदेश देती है। सीधी सी बात, ये मतलब निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के खिलाफ आ सकती है। एक तो निजी व्यक्ति और एक सरकार, इन दोनों के खिलाफ क्या आ सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, एक होता है परमादेश। सेकंड पे क्या आता है? परमादेश, परमा आदेश। ठीक है, तो आदेश सभी को पता है। ठीक है, इसमें बोल देते कि हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी जो अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। मान लो जब कोई अधिकारी अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसे करते हुए पालन का आदेश देती है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? परमादेश। फिर अपने एक शब्द आता है 3 नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखना, 3 नंबर हम बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, क्या होता है? रोकना, मतलब कि ऊपरी अदालत और निचली अदालत इन दोनों को जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। ये सिर्फ न्यायिक संस्था की, जो आपके न्यायिक जो संस्थान होते हैं उनके लिए। तो जो तीसरा नंबर आर्टिकल है वो सीधी सी बात है, क्या है? जो ऊपरी अदालत है आपको, उनको जो निचली अदालत, इनको अपने अधिकार क्षेत्र से, ऐसे नहीं कि आपका अधिकार तो है केवल राजस्थान तक और आप कार्य कर रहे हो एमपी तक, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अधिकार से बाहर आप कार्य नहीं कर सकते हो, सीधी से समझो, अधिकार से बाहर, अधिकार जो आपका क्षेत्र है वहां तक ही सीमित रहो आप। ठीक है, याद रहेगा। फिर अपने एक जो है आपके चौथा शब्द आता है उत्प्रेषण। क्या आता है? उत्प्रेषण। ठीक है, एक चीज याद रखें,
इसको मत इसमें है ना पूर्णतः सूचित करना है। इसका मतलब क्या है? पूर्णतः सूचित करना। सूचित करना कैसे? जैसे मान लो अगर निचली अदालत ने जो है गलत फैसला दे दिया, क्या दे दिया? गलत फैसला दे दिया, तो ध्यान रखना जो ऊपरी अदालत है उस केस को अपने पास मंगा सकती है। क्या कर सकती है? अपने पास मंगा सकती है, या फिर फैसले को रद्द भी कर सकती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अपने 5वें नंबर पर आते हैं जिसे हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार, ठीक है, याद रखना अधिकार जो आपके परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आपका जो है क्या अधिकार है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका क्या अधिकार है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे मान लो सरकारी पद पर बैठ जाए जिसका वे मतलब कि हकदार भी नहीं है, जिसका वे हकदार भी नहीं है और वो पद पर बैठ जाए, तो कोर्ट उससे उसकी योग्यता पूछती है। याद रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि किन किन आर्टिकल में आते हैं। तो याद रखना, एक बार वापस समझ लो आप, पहले मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के पास सीधी सी बात है 5 राइट्स है, सीधी सी बात 5 जादुई शक्तियां समझो, ठीक है। जब मतलब कि आपके अधिकारों को हनन क्या होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से क्या करती है? आदेश जारी करती है, 5 रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, से शरीर प्रस्तुत करो, पूर्ण से सामने लाओ, ठीक है। परमादेश, हम आदेश देते हैं, ठीक है, डिफाइन मैं कर चुका हूं। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित करना अगले वालों को। अगर मान लो कि निचली अदालत ने गलत फैसला दे दिया है तो उसे पूर्णतः सूचित करो, या उस फैसलों को भी क्या कर सकते हो आप? रद्द कर सकते हो। 5वां अधिकार परीक्षा, मतलब कि आपका अधिकार क्या है। ये क्या है? अधिकार क्या है। मान लो अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठ जाए अपने सरकारी पद पर, वो बल्कि वो हकदार भी नहीं है, तो सरकार उससे क्या पूछती है? उसकी योग्यता, आपका क्या अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल जो 32 है ना, आर्टिकल 32 वह सिर्फ मूल अधिकारों के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ध्यान रखना आर्टिकल जो 32 है किसके तहत? मूल अधिकार, ओनली फॉर मूल अधिकार के लिए आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। एक आर्टिकल आता है आपका 226, कौन सा आता है? 226। तो फिर ये क्या है? तो देखिए ये मतलब कि इसमें 2 चीज शामिल है। 226 के तहत, 32 के तहत सिर्फ आप मूल अधिकारों के लिए आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन 226 के तहत एक तो आप मूल अधिकार और अन्य जो कानूनी अधिकार है उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन आप हाई कोर्ट जरूर जा सकते हो। कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। सीधी सी बात, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, मूल अधिकार और भी कोई जो कानूनी आपका अधिकार है उनके लिए। लेकिन 32 के तहत अगर हाई कोर्ट जाना है आपको, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट आप 32 के तहत मूल अधिकारी के लिए जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकार हनन हो रहे हैं, ठीक है। याद रहेगी चीज, 226 के तहत किसी भी कानून हो गया उसमें तहत आप जा सकते हो। मेन चीज याद रखिए, रिट जारी करने के मामले में ध्यान रखना हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, ठीक है, मतलब वाइड है, विस्तृत है, ठीक है। अब देखिए 32 के बाद में एक आर्टिकल आता है आपके 33, कौन सा आता है? 33, ठीक है। 33 क्या कहता है? मतलब ये जो सीधी सी याद रखो, 33 लिख लिया, एक और लिखो आप 34, एक और लिखो 33। ये दोनों तीनों आर्टिकल क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए 33 क्या कहता है? 33 सीधे को हम जानते हैं, सीधे सीधे बता रहा हूँ, सीधे सीधे आपको याद करना है। 33 बोलता है कि संसद को ये शक्ति है, किसको है? 33 किसको है? संसद को शक्ति है। क्या शक्ति है? कि जो एक तो होती है आपकी सेना, पुलिस होगी, खुफिया एजेंसी होगी, उनके मूल अधिकारों पर रोक लगा लोग जो आपके रोक जो है लगा सके, ताकि अनुशासन बना रहे। अगर उनको इतनी इतनी छूट दे दी जाए तो फिर अनुशासन भंग हो जाएगा। मान लो खुफिया एजेंसी में हमारे जो है लोग, उन पर संकट आ सकता है, देश की जो है आप बोल सकते हो सुरक्षा का सवाल है, अखंडता का सवाल है, ठीक है। तो ध्यान रखना संसद उस पर क्या लगा सकती है? मूल अधिकारों पे रोक लगा सकती है। तो 33 में क्या है? संसद मूल अधिकारों को क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है, रोक, याद रहेगी 33वां। अब देखिए 34 में सीधी सी बात है, अगर किसी इलाके में मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन लागू है, ठीक है। मार्शल लॉ अर्थात कि सैन्य शासन लागू है, तो वहां मूल अधिकार जो है कम किया जा सकता है। वहां पे क्या किया? मूल अधिकार जो है आपके कम किए जा सकते हैं। तो 34 आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो सैन्य शासन लगा, ठीक है, 34 में क्या है? सैन्य शासन, तो ध्यान रखना मूल अधिकार है वो जो कम कर देंगे, ठीक है, मूल अधिकार कम कर सकते हैं उसमें। तो ध्यान रखना संसद किस में रोकती है? संसद मूल अधिकारों को क्या कर सकती है? रोक सकती है, लेकिन किसके तहत? खुफिया एजेंसी होगी, पुलिस होगी, सेना होगी, ठीक है,
उनके अधिकार को आप रोक सकते हो। कौन रोक सकती है? संसद रोक सकती है। लेकिन 34 के तहत सैन्य शासन कम, अगर मान लो कहीं पे मार्शल लॉ लगा है, जो सैन्य शासन लागू है, तो वहां जो मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। 35 भी ऐसा ही है, जैसे कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, उनको क्या करें, प्रभावी बनाने के लिए जो है ये शक्ति केवल किसको है? तो संसद के पास में। तो ध्यान रखना, अगर मान लो ऑप्शन में विधानसभाएं आ जाए कभी राज्य की, तो वो नहीं है, तो ध्यान रखना केवल किसके पास में? संसद के पास में। ठीक है, याद रहेगा। एक बार वापस सुन लो। 33 में सीधी सी बात है, संसद जो है सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इनके मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। क्यों? क्योंकि बात जो है देश की सुरक्षा, अखंडता की है। ठीक है। 34 में सीधी सी बात है, अगर कहीं पे सैन्य शासन लगा है, क्या लगा है? सैन्य शासन लगा है, मार्शल लॉ लगा है, तो ध्यान रखना वहां मूल अधिकार बिल्कुल कम किए जा सकते हैं। 35 के तहत वही है कि संसद जो है, ये संसद को शक्ति है कानून बनाने की, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो है संसद के पास में क्या है? ताकत है, शक्ति है कि वो इनको कानून बनाने के लिए केवल संसद के पास में। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के पास में बिल्कुल भी नहीं है। याद रहेगी बात। ठीक है, अब देखिए, अब तक हमने बात की आर्टिकल 35 तक की, लेकिन कुछ चीजें और होती है, जैसे कि हमारे जो सरकार के लिए जो एक नैतिक गाइड बुक की तरह होती है। क्या होती है? नैतिक गाइड बुक की तरह। अब गाइड बुक क्या है? देखिए, हम बात करते हैं गाइड बुक की। जरा गाइड बुक होती है अपनी भाग में आती है 4 के अंदर। कौन से भाग में आती है? 4 के अंदर। ये आपको 5 प्रकार की डेटा आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगर आपने नोट की है तो नहीं भूलोगे, क्योंकि नोट करने से ऐसा होता है कि आप जब एग्जाम नजदीक आता ना, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। आर्टिकल 35 तक हमने पढ़ चुके हैं, 35 तक कंप्लीट हो चुका है, 3वां। ठीक है, ध्यान रखना, ये भाग 3 में है। भाग 3 12 से 35 हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। कौन से भाग की? 4 की। भाग 4 में आर्टिकल से पहले आप मेरी बात सुनो। भाग 4 के हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं डीपीएसपी की। किसकी? डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमने अब तक क्या देखा था कि नागरिकों के पास क्या शक्तियां हैं, है ना। हमने अभी तक क्या देखा था? आर्टिकल 12 से 35 तक क्या देखा था? भाग 3 के अंदर नागरिकों के पास क्या शक्तियां हैं। तो देखिए, हमने वो सब देखा, नागरिकों के पास मतलब क्या क्या शक्तियां हैं, उनको कितने राइट दिए गए हैं, है ना। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि राज्य बनाने के लिए एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सरकार को किन रास्तों पर चलना चाहिए, मतलब एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, सुशासन से चलने के लिए। तो ध्यान रखना, जो आपके डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो आपके आते हैं 36 से 51। कितने आते हैं? 36 से 51। ध्यान रहेगा। ठीक है, पहले जरा आप इसका परिचय बता देता हूँ आपको, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इसकी जो मतलब परिचय क्या है, प्रकृति मतलब बेसिक्स क्या है इसके। तो देखिए, ये भाग क्या बताता है? ये बताता है कि भारत के पुलिस राज्य नहीं है। भारत क्या है? कि पुलिस राज्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस का सिस्टम है, राज्य है, नहीं, ये कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट। इसके सोर्स से कुछ स्रोत, मतलब ये हमने लिए कहाँ से, पहले तो ये समझो आप। और मैंने आपको पिछले में भी बताया था, ये हमने लिया आयरलैंड से। मैंने बताया था आपको, फिर एक बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अगर एग्जामिनर पूछ ले, जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51, जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51, क्या वो वाद योग्य है? अगर एग्जामिनर पूछ ले कि क्या जो डीपीएसपी आपके आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या वो वाद योग्य है, तो सब आपका उत्तर रहेगा नहीं, यह अवाद है। क्या ये अवाद योग्य? ध्यान रखना, अर्थात बोले तो नॉन जस्टिबल। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी नेचर, इसकी प्रकृति क्या है? ये अवाद योग्य। अब देखिए, मतलब कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर सरकार इन्हें लागू नहीं कर दी, ये ध्यान रखना, ये मूल अधिकार के विपरीत उल्टा है, ये मूल अधिकार के उल्टा है। अगर मान लो सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा नहीं मैं तो कोर्ट जाऊंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि लेकिन ये क्या है? ये देश के शासन के लिए क्या एक आधारभूत है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था फिर। तो देखिए इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सामाजिक जो आर्थिक है ना, अर्थात कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की क्या स्थापना करना है। ठीक है, SED सीधी सी याद, SED इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी उसकी क्या करना, स्थापना करना है। तो हम बात करेंगे कि DPSP से जो है ना, एक तो आपके अनुच्छेद आता है 38। क्या आता है 38, जिस मैं आपको पहले ऊपर का हिस्सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, DPSP में अनुच्छेद बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कई बार घूम के जो एग्जामिनर पूछता है ना, वो एक पूछता है 38 में क्या है। तो देखिए 38 के अंदर है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जनता का कल्याण हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि DPSP का मतलब क्या, तो वो समझिए आप। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जो जनता का कल्याण हो, मतलब कि उसमें असमानता कम हो। 39 में वापस सरकार ने जो आपके आर्टिकल ने कहा है कि सभी को आजीविका के समान अवसर मिले। क्या मिले, आजीविका के लिए समान अवसर मिले। ठीक है, परिचय आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब कि 38 में दिया गया सीधी सी बात है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जनता का कल्याण हो। 39 में दिया गया कि सभी का जो आजीविका है उसके भी समान अवसर मिले लोगों को। ठीक है, 39 का एक D है आर्टिकल, जिसके अंदर समान कार्य और समान वेतन की बात की गई है। इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे ऑफ और इक्वल वर्क। ठीक है, 39 का ए एक और है, एक तो 39 का D, एक 39 का A। इनमें बात की गई गरीबों को जो मुफ्त कानूनी सहायता, फिर लीगल। ठीक है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। एक आर्टिकल आता है आपके इसी के तहत 40। कौन सा आर्टिकल आता है 40। अब देखिए 40 में क्या ना, ये बात करता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि ये ग्राम पंचायतों का गठन है। ध्यान रखना, आर्टिकल 40 में क्या, ग्राम पंचायतों का गठन, और ये गांधी जी का सपना था। किनका था, गांधी जी का सपना। तो आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। लेकिन सबसे मेन बात वो आर्टिकल आती है अपने 44 में। कौन से में, 44 में। ये तो मैंने बता दिया था, ग्राम पंचायतों का है ना। ठीक है, ग्राम पंचायत का। अब देखिए आर्टिकल 44 महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण से पहले आप इसे समझिए, इसे हम बोलते हैं अर्थात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, CCA, मतलब UCC है ना। मैंने क्या लिखा, CA लिख दिया, कौन अमेंडमेंट बना दिया इसे, तो UCC आप याद रखना। ठीक है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो UCC क्या, पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसी फैमिली कानून। सीधी सी बात है, क्या है, पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसी फैमिली, एक जैसी फैमिली। जैसे कि मान लो शादी होगी, तलाक हो गया। हालांकि ये जो अभी आपके गोवा में लागू है। ठीक है, अब हम बात करते, ये और भी लागू हुआ है। ठीक है, करंट में, हालिया में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक आपको आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं 45 की। इसमें जो आपके 6 वर्ष के बच्चे हैं ना, जो 6 साल के बच्चे, 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे, उनको शिक्षा की क्या है, जो बच्चों की शिक्षा और उसकी देखभाल की बात की गई है। ठीक है, 43 में उतना खास है नहीं। उसमें मतलब यही बताया गया कि जो आपके पोषण और जो स्तर है उनको सुधारना, जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं ना, जैसे शराब हो गई, उनको क्या करता है, रोक लगाता है ये। ठीक है, जैसे कि 2 स्टेट है अपने, बिहार और गुजरात, वहां पे कंप्लीटली आर्टिकल 47 का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, आर्टिकल 47 का। इसमें क्या है, शराब बंद, नशीली दवाइयां बंद है गुजरात और बिहार के अंदर। गुजरात और बिहार ये 2 राज्य हैं। ठीक है, शराब क्या बंद कर दी गई। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद के आधार पर गुजरात और बिहार के, जो बिहार के अंदर क्या बंद की गई है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो नशीली पदार्थ है, शराब पर रोक। ठीक है, पोषण स्तर सुधारना, तो मतलब किस अनुच्छेद के तहत बिहार गुजरात में शराब प्रतिबंधी की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 के तहत है। ठीक है, एक आर्टिकल आता है आपके 47 के बाद में आता है एक 48 का A। ये बात करता है पर्यावरण की, ये बात करता है पर्यावरण की, पर्यावरण, वन्य और जो आपके वन्य जीव है इन सभी की सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, तो अगर पूछ रहे पर्यावरण, वन्य और जो आपके वन्य जीव है उनका आर्टिकल, तो उनका आर्टिकल है 48 का A। फिर अपने एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है 50 का। 48 के बाद में एक आर्टिकल आता है 50 का। बाकी के जो आर्टिकल है वो डिफाइन में नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है। 50 का एक आर्टिकल आता है जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका।
क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। वो पूछे उतने नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उनको उतना डिफाइन नहीं किया गया, वो ए फिर जोड़ जोड़ के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो आपके कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना है। बार बार कभी कभी एग्जाम में कई बार एग्जाम आया है और बार बार आ चुका है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। कौन से आर्टिकल में? तो याद रखना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने के लिए आर्टिकल दिया गया 50। अंतिम एक्ट है अपना आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल अपना अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये भी आप सभी को पता है, एग्जाम में आया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो विच ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल 51, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो आपको मतलब समझ नहीं होगी, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ रहे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार, और आपके जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, इनमें फर्क क्या है? तो देखिए पहली बात तो ये जो अमेरिका से लिए गए, क्या है ये अमेरिका से लिए गए हैं और कुछ आइलैंड से लिए गए। प्रकृति की बात करें तो इनमें नकारात्मक भी है, मतलब कि सरकार रोकती भी है, और सकारात्मक जो आपकी सकारात्मक है, ये आपको सीधे सीधे याद रखने। अगर कोई पूछे आपसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इनमें जो है मतलब कि अंतर क्या है, तो देखिए सीधी सी बात, एक पहली बात तो फंडामेंटल राइट अमेरिका, डीपीएसपी आइलैंड। प्रकृति क्या है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। मतलब नकारात्मक एक तो सरकार को रोकती है, और एक तो नकारात्मक अर्थात कि सरकार को रोकती है, दूसरा होती है सकारात्मक अर्थात कि ये सरकार को निर्देश भी देती है। अर्थात क्या आप ऐसा बोलते हो, कोर्ट होती है, उल्लंघन करने पर आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के तहत आप नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट के अनुसार आप जा सकते हो मूल अधिकार के लिए। तो ध्यान रखना, अब सीधी सी वापस सुन लो एक बार, मूल अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से लिए हैं। फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए? अमेरिका से, मूल अधिकार, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहां से लिए? आइलैंड से लिए। अगर हम जिसकी आपकी प्रकृति की बात करें तो सरकार रोकती है मूल अधिकार को, मतलब कि नकारात्मक। आपको इन दोनों को एक साथ देखना होगा, मूल अधिकार और जो आपके डीपीएसपी, उनको मतलब एक को सरकार रोकती है, दूसरे को सरकार निर्देश भी देती है। मूल अधिकार को तहत आप कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो मकसद क्या है फिर इन दोनों का? मकसद है राजनीतिक लोकतंत्र और जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है उनके बारे में, ठीक है। समझ में आगे बात? जैसे कि अभी हमारे पिछले एक आपके जो 42वां संविधान संशोधन हो रहा था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये याद रखना। 42वां संविधान संशोधन ये होता डीपीएसपी के लिए 1973। डीपीएसपी के मतलब अब हम कुछ आर्टिकल मैं आपको बात बताऊंगा जो हमने यहाँ नहीं पढ़े। जैसे कि हमने यहाँ पे 48 नहीं पढ़ा था, 48 पढ़ा था, लेकिन 48A जैसे कि मैं आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ। 39A हो गया, 39A मैंने यहाँ नहीं लिखा, नहीं पढ़ाया था मैंने। 43 नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल जो यहाँ नहीं पढ़ाए वो मैं बता देता हूँ, जो आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जैसे कि इंदिरा गांधी ने इस संशोधन से कुछ नए तत्व जोड़े थे। किसने जोड़े थे? इंदिरा गांधी ने। क्या जोड़े थे? जैसे उन्होंने 39 का ए जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? 39 का क्या जोड़ा था? ए। इसमें जोड़ दिया गया था मुफ्त कानूनी सहायता। क्या है? मुफ्त कानूनी सहायता। तो आर्टिकल 39 के तहत आपको जो है मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। उन्होंने फिर जोड़ा था 43 का ए। क्या जोड़ा था? 43 का ए। इसमें क्या है? तो जो आपको उद्योग है ना, उद्योग, उनको जो है उद्योग में जो आपके प्रबंधन है उनको मजदूरी की भागीदारी के लिए, ठीक है। 48 में वही है, 48 का ए जोड़ा गया था। तो ठीक है, 48 का ए मैंने बताया था पर्यावरण की रक्षा है इसमें। क्या इसमें? पर्यावरण की रक्षा। एक चीज याद रखें, जो अपने जो प्रसिद्ध एक केटी शाह है, कौन है? केटी शाह। इन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था? डीपीएसपी के बारे में कहा था इन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अर्थात कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। और ये कोट अक्सर राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये कोट जो है ना, ये राजस्थान के कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसका कथन है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अर्थात कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार की उनकी बात तो सही है एक तरीके से। अगर हम फंडामेंटल राइट को देखा ना तो उनकी बात सही है,
क्यों? क्योंकि वो दे रही है, वो निलंबित कर रही है दूसरे के तहत। भाग 3 में उन्होंने क्या है, हमने दी, उन्होंने वो दे रही है, खुली छूट दे रही है वो 12 से 35, लेकिन वो डीपीएस में फिर वापस तोड़ रही है हमको, है ना। सिस्टम ठीक है, लेकिन आप समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि संविधान को समझना है तो समझना पड़ेगा। संविधान को अगर समझना है ना तो बुद्धि पानी पड़ेगी, अगर बुद्धि नहीं है फिर आप नहीं समझ सकते। ठीक है, डीपीएसपी को वगैरह सब कैटिसा का कथन बिल्कुल सत्य है, उन्होंने सही भी कहा है, कुछ चीज़ें जो है सही भी है। ठीक है, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन सही है। उन्होंने कहा है कि डीपीएसपी के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान तो बैंक सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। हमने भी क्या पढ़ा था, 12 से 35 आर्टिकल 3 भाग 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, सरकार ही देती राइट। आर्टिकल 32 प्रारंभिक स्वतंत्रता हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। आर्टिकल 29 हमने बात की थी, संस्कृत शिक्षा की बात की थी, सरकार ही तो दे रही है अब तक, है ना। लेकिन डीपीएसपी के अंदर मैंने क्या कहा था, कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट जा सकते थे उसके तहत, इसमें 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं जा सकते। 5 प्रकार की रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास में आपके अधिकारों के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट लड़ सके। आप अधिकार, आपके अधिकार के लिए कौन लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा, हाई कोर्ट लड़ेगा, लेकिन आप डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। वही बात है, कुछ चीजें वादी होगी, कुछ चीजें अवादी होगी। समझ में आ गई बात। तो केटी शाह का कथन डीपीएसपी के बारे में कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अर्थात कि बैंक कौन है, सरकार होगी, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कंप्लीटली कि संविधान हमें क्या देता है और सरकार को क्या करना चाहिए, हमने ये भी देख लिया है। लेकिन एक जो सच्चा नागरिक वही है जो अपने हकों के साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारियों को भी समझे। जिम्मेदारियां कैसे, जिम्मेदारी आती है, हमने क्या पढ़ा था, भाग 4। भाग 4 के आगे लगा दो आप भाग 4A, ये इसमें नहीं है, भाग 4A, जिसमें हम बात करेंगे जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है उनकी, अर्थात कि मूल कर्तव्य की। और मूल कर्तव्य आती है आपकी 51A के अंदर। ये पहले हटा देते हैं जरा। अब जरा मैं आपको मूल कर्तव्य समझा देता हूँ। भाग 4 वो A वाला है, ताकि बाकी नहीं रहे, है ना। अब देखिए फिर अपने भाग आता है भाग 4A। पहली बात तो इसे सुनिए, इसे बोलते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, FD, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल आता है 51 का A, आर्टिकल आता है 51 का A, जिसे हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। अब देखिए मूल कर्तव्य, सबसे जरूरी बात है, पहले आप मूल संविधान में ये है ही नहीं थे। क्या नहीं थे, मूल संविधान में ये नहीं थे, ध्यान रखना। जो अपना मूल संविधान कभी कभी ये भी बोल देता है, तो ध्यान रखना ये मूल संविधान में नहीं है। क्या है, जो आपके मूल संविधान है ना उनमें नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात। ध्यान रखें कि जब हमारा संविधान जो 1925 में लागू हुआ था ना, 1950 में, 25 बोल दिया मैंने, 1950 में क्या हुआ था, लागू हुआ था संविधान। ठीक है, तब उसमें मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं थी। पहली बात तो ये 1950 में जब हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ, लागू हो चुका था, उस वक्त मूल कर्तव्य नाम की तो कोई चीज थी नहीं। इन्हें आपातकाल के दौरान महसूस किया गया था, इन्हें आपातकाल के जो आपातकाल लगा था उस वक्त महसूस किया गया था कि नहीं ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, मरना तो मर जाएंगे। तो नागरिकों को जो है कुछ क्या होनी चाहिए, नागरिकों के कुछ जो है फर्ज भी तो होने चाहिए। और ये एहसास कब हुआ, ये एहसास हुआ था आपके आपातकाल के समय। ठीक है, जैसे कि मैं बात बता दूं आपको, एक समिति आई थी, ये आपको समिति भी याद रखनी है। क्या आई थी, समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, क्या बोलते हैं हम जिसे, स्वर्ण सिंह, याद रखना समिति कौन सी आई थी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, याद आएगी। अब देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इन्हें जो है जोड़ा गया था। भाग 4A को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन सीधी सी बात है, ये ज्यादातर डेट आपको यही मिलेगी, संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है,
याद रहेगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब बात करते हैं इसके सोर्स की। सोर्स अर्थात कि स्रोत, ये लिए कहां से गए, तो ध्यान रखना ये रूस से लिए गए। कहां से? रूस से। अब देखिए फिर एक हम बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो ध्यान रखना ये भी क्या, अबाध योग्य। ये क्या है? अबाध, अबाध योग्य। ये वाद योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? नॉन जस्टिबल है। क्योंकि यानी कि इनके जो पालन करने पर है ना सीधी जेल नहीं होती। अगर आप इनका पालन करते हो तो जेल नहीं होती। और जब तक मतलब कि जब तक कि उसी जो है आपके उसके ऊपर जो कोई अलग कानून नहीं बना होता, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि इसके जो है आपके पालन करने पर कोई जेल नहीं होती, और जब तक कि उस पर कोई कानून अलग से नहीं बना हो तो सीधी सी बात है, ठीक है, तो जेल कैसे हो सकती है? तो प्रकृति क्या है इसकी? अबाध योग्य, नॉन जस्टिबल है। कहां से लिए हमने? सोवियत संघ अर्थात कि यूएसएसआर, रूस के संविधान से प्रेरित है ये, ठीक है। कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। और ध्यान रखना 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं थी। ये तो आपातकाल लगा था उस वक्त विचार आया सभी को कि मूल कर्तव्य होने चाहिए ताकि लोगों के फर्ज भी तो है ना। तो देखिए कुछ प्रमुख जो आपके मूल कर्तव्य उनको जरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फिर आप बोलोगे मूल कर्तव्य में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है। जैसे कि एक तो मूल कर्तव्य संविधान का पालन करना, और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान उन दोनों का सम्मान करना, ये अपनी क्या है मूल कर्तव्य। फिर एक चीज आती है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो उच्च आदर्शों को दिल में हमेशा सजोए रखो आप। और मैं भी बार बार सोच रहा हूँ, कई बार कहा मैंने क्लासों में कि जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे ना उनके ऊपर तो एक तो वीडियो बनाना बंद कर देनी चाहिए। जो आपकी रील होती है ना, रील, वो बंद कर देनी चाहिए। सरकार को बैन ही लगा देना चाहिए। क्यों? अगर मान लो कोई भगत सिंह का भगत है तो भगत सिंह के लगाएगा, लेकिन अगर कोई भगत सिंह का भगत नहीं है वो उस वीडियो को देखेगा तो फिर वो बात करेगा फिर टेडी, और जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा सही लगा रहा ना, भगत सिंह के बारे में लगा रहा है, बिल्कुल सही लगा रहा है। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि देखो दो विचारों के शख्स होते हैं, एक मानने वाले एक नहीं मानने वाले। जो मानने वाले हैं वो बढ़िया बात है, अब जो नहीं ही मानेंगे उनका आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो जो है वीडियो पर बैन लगाना चाहिए, जो कमेंट पर बैन लगा देना चाहिए, कैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बैन लगा दे सही रहे। फ्रीडम फाइटर के ऊपर तो मतलब कि लगाना चाहिए। आप उनके ऊपर विचार कैसे रख सकते हो, रखो, लेकिन आप उस वक्त का दौर अभी मत देखो। वो चीज़ है अभी 2026 चल रहा है, उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक इसमें बात करते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की आपको जो हमेशा रक्षा करनी होगी, ठीक है। और अगर और बात करें हम मूल कर्तव्य की, तो एक आती है कि देश की रक्षा करना। और जो है अगर मान लो आह्वान किए जाने पर, अगर मान लो देश को आपकी जरूरत है और आपका आह्वान किया जा रहा है तो आपकी राष्ट्रीय की आपको क्या करनी है, सेवा करनी है राष्ट्र की, ठीक है। फिर इसमें एक आता है कि भाईचारे की भावना बढ़ाना, ठीक है। और महिलाओं के जो सम्मान है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाओं का क्या करना, हमेशा के लिए त्याग करना है। फिर एक चीज आती है कि जो हमारे जो आपकी जो मतलब कि हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है, ठीक है, ठीक है, कल्चर सीधा याद रखो, कल्चर, उसको गौरवशाली परंपराओं का जो आपका जो महत्व है उसको समझना। गौरवशाली जो आपकी कल्चर की परंपरा है ना उसके महत्व को समझना। एक आती है अपने पर्यावरण के बारे में, जैसे कि झील, नदी, वन्य जीव, उसकी हमेशा आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है, संवर्धन करना है। फिर एक बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परर, मतलब कि ज्ञानार्जन की जो भावना है उसको क्या करना है, विकसित करना है। एक आती है आपकी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, अर्थात कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना। उसको दूर रखने से मतलब होता है सीधा सा हिंसा से दूर रहना। उसको अगर सुरक्षित रखना मतलब कि हिंसा से दूर रहना। एक और चीज आती है आपकी जो आपकी व्यक्तिगत जो सामूहिक जो गतिविधि है उसको जो उत्कृष्टता की ओर बढ़ाना, ठीक है। और फिर अगर एक और बात करें तो आप बच्चों को शिक्षा के अवसर भी दे सकते हो, तो ये भी क्या आपके फर्ज है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। एक समिति आई थी वर्मा, कौन सी समिति आई थी, वर्मा, ये अपना अंतिम पॉइंट है, ठीक है। वर्मा समिति आई थी, जो आई थी 1999 में, 1999 में आई थी, ठीक है। वर्मा समिति थी, वर्मा क्या थी, समिति 1999 में आई थी। उन्होंने कुछ बात की थी, जिन्हें मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने
और जो उनको चलाने के लिए या क्रियान्वयन करने के लिए वर्मा समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इसी समिति ने ये पहचाना कि जो मूल कर्तव्य है उनको लागू करने के लिए पहले से कानून जो है मौजूद है, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। जैसे कौन सा कानून था, अधिनियम था वो, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। तो ये एक थी, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि मूल कर्तव्य और अधिकार के बारे में। अगर मान लो मूल कर्तव्य कोई पूछ ले आपसे, ठीक है, कि मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है, क्या मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है? तो ध्यान रखना, हाँ, मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ध्यान रखना, ये विदेश के जो विदेशी आपके नागरिक आते हैं उनके लिए नहीं है, ये केवल किन के लिए है? तो ध्यान रखना, ये केवल इंडिया के लिए, जो इंडिया के नागरिक होते हैं उनके लिए है, ठीक है। ये केवल मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टैंड? और कभी कभी जो है आपके जो कथन और जो कारण है ना, उनके जो प्रश्न देती है ना सरकार एग्जामिनर, उनमें भी जो आपके पूछ लिया जाता है, क्या मूलाधिकार केवल मतलब कि जो आपके भाग 1 से 4 है, सॉरी भाग 4A है, क्या मूल जो अधिकार है, मूल जो कर्तव्य है वो क्या विदेशियों के लिए है या केवल भारतीयों के लिए? ध्यान रखना, वो हमेशा भारतीयों के लिए, ठीक है। तो अभी तक आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक इन्हें पढ़ना जरूर, और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी और चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई और सब्जेक्ट की क्लास हमें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी राय लेना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।